फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणुओं के प्रकार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीवाणुओं के प्रकार। आप लोगों ने जीवाणु देखा है? बहुत ही सरल प्रकार का जीव होता है। अजी किसी ने नहीं देखा है। हम इसको किस सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, क्योंकि इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, कितना होता है इसका आकार? लगभग 2 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर व्यास के जीवाणु हो सकते हैं सामान्यतः। तो इसलिए हम जीवाणुओं को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जीवाणुओं को देखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का, क्योंकि ये कैसे जीव हैं? सूक्ष्म जीव हैं। इसलिए हमें इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी मीन्स माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम जीवाणुओं को देख पाते हैं, क्योंकि जीवाणुओं का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर में होता है। इसलिए जीवाणुओं के प्रकार की बात करते हैं तो जीवाणुओं को उनके आकृति या आकार के आधार पर कुल 4 प्रकार के जीवाणुओं में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार जो है जीवाणु का, वो होता है कोकस। कैसे जीवाणु? कोकस। कोकस जीवाणु गोलाकार आकृति के होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? गोल। तो ये गोलाकार आकृति के जीवाणु होते हैं, गोलाकार। ठीक है, इनकी संख्या के आधार पर अगर कोई एक जीवाणु अकेले है, कोई एक जीवाणु अकेले है, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस। ठीक है, यहाँ पे केवल एक गोलाकार जीवाणु इस प्रकार से होता है, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोकोकस। ठीक है, केवल एक जीवाणु है, गोलाकार जीवाणु है। और जब क्या होता है, 2 जीवाणु एक साथ रहते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, एक और इसी के साथ एक दूसरा जीवाणु भी आ जाएगा, तो हम कहेंगे यह डिप्लोकोकस होता है। एक रहेगा तो माइक्रोकोकस, 2 रहेगा तो डिप्लोकोकस। ठीक है, आगे देखिए, जब क्या होता है, 4 जीवाणु आपस में जुड़े रहते हैं, तो हम इसे कहते हैं टेट्राड। क्या कहेंगे? टेट्राड। टेट्राड का मतलब ही होता है 4। तो यहाँ पे इस तरह से 4 जीवाणु आपस में जुड़े रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं? टेट्राड कहते हैं। ठीक है, यह किसके अंदर है? कोकस का प्रकार है। माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राड। ठीक है, इसी में अगला प्रकार होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में जो जीवाणु होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक लंबी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जीवाणु आपस में एक सीधी रेखा में जुड़ जाते हैं, एक लंबी संरचना बना लेते हैं। इन जीवाणुओं को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, आपके सामने है माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राड और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, माइक्रोकोकस के लिए 1, डिप्लोकोकस के लिए 2, टेट्राड के लिए 4, स्ट्रेप्टोकोकस में बहुत सारे जीवाणु एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। एक और प्रकार होता है सर्सिनी। सर्सिनी। सर्सिनी प्रकार में बहुत सारे जीवाणु आपस में जुड़ करके एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवाणुओं को सर्सिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार, ये सभी संरचनाएं किसके अंदर आती हैं? कोकस जीवाणुओं में आती हैं। मीन्स गोलाकार जीवाणुओं के ये क्या हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा जो प्रकार है जीवाणु का आकृति के आधार पे, आकार के आधार पर, वो होता है बैसिलस। बैसिलस। ठीक है, बैसिलस। देखते हैं बैसिलस
जीवाणु कैसे होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए, जो बैसिलस जीवाणु होते हैं इनकी आकृति छड़नुमा होती है। ये कैसे जीवाणु होते हैं? छड़नुमा जीवाणु होते हैं या छड़ के आकार के, छड़नुमा, छड़नुमा जीवाणु। ठीक है, रॉड शेप, छड़ का मतलब क्या होता है? रॉड, रॉड छड़ी, तो छड़नुमा जीवाणु को बैसिलस जीवाणु कहा जाता है। जैसे गोल जीवाणु में माइक्रोकोकस था, इसी तरह यहाँ पर संख्या के आधार पे होता है मोनोबैसिलस, मोनोबैसिलस। ठीक है, जब एक छड़नुमा जीवाणु होता है इस प्रकार से तो हम इसको कहते हैं, यह क्या है? मोनोबैसिलस है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, तो ये एक सिंगल जीवाणु होता है तो हम इसको कहते हैं मोनोबैसिलस। और जब दो जीवाणु एक साथ होते हैं तब इसे कहा जाता है डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। एक जीवाणु ये रहा, दूसरा जीवाणु इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो जीवाणु एक साथ रहते हैं इस तरह से जुड़े हुए, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। ठीक है, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, बहुत ही आसान है। अगला है नेक्स्ट स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें देखिए क्या होगा, दो से अधिक बहुत सारे जीवाणु, दो से अधिक बहुत सारे जीवाणु आपस में एक सीधी रेखा में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। सभी जीवाणु कैसे हैं? छड़नुमा है। ठीक है, बैसिलस जीवाणु मोनोबैसिलस हो सकता है, डिप्लोबैसिलस हो सकता है और स्ट्रेप्टोबैसिलस हो सकता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, तो डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप लोग साथ में नोट कर सकते हैं। दो प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है जीवाणुओं का कामा आकृति के जीवाणु। तीसरा प्रकार क्या है? कामा शेप्ड। ठीक है, कामा जानते हैं आप लोग, कामा लगाते हैं जब भी आप लिखते हैं तो इनका आकार कैसा होगा? कामा के आकृति जैसा। कैसा? कामा के आकृति जैसा, कामा के आकृति जैसा, कामा शेप्ड। ठीक है, कामा आप लोग लगाते हैं तो इस तरह से ये देखिए कामा के जैसा आकृति है ये। ठीक है, तो ये जीवाणु कामा के जैसे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कामा शेप्ड बैक्टीरिया या जीवाणु। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कामा शेप्ड जीवाणु का, वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस जीवाणु से क्या होता है? हैजा रोग होता है। कौन सा रोग? हैजा रोग होता है, जिसको कालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालरा या हैजा। ठीक है, हैजा या कालरा रोग किस जीवाणु से होता है? वाइब्रियो कॉलेरी से। और यह जीवाणु कैसा होता है? कामा के आकृति के जैसा होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे नेक्स्ट, सबको समझ में आया तीनों? नेक्स्ट है अगला कुंडलित। कैसे जीवाणु? कुंडलित जीवाणु या स्पाइरल। फोर्थ क्या है? स्पाइरल या कुंडलित। कुंडलित जीवाणु, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल
स्पाइरल बैक्टीरिया। ये जीवाणु कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं, स्पाइरल होते हैं, मतलब ऐठे होते हैं। आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं बुक की, तो वहां पे देखते हैं इस तरह से बुक को क्या किया जाता है? बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इन जीवाणुओं की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है, इस तरह से। ठीक है, देखिए, तो ये जीवाणु कैसे होते हैं? स्पाइरल होते हैं या कुंडलित होते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम रूप्रम। स्पाइरिलम रूप्रम। ठीक है, ये जीवाणु कैसा होता है? स्पाइरल होता है या कुंडलित होता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये चारों प्रकार आपके सामने हैं, कोकस, बैसिलस और कामासेप्ट कुंडलित जीवाणु। आकृति के आधार पे इन चार प्रकार के जीवाणुओं में हम जीवाणुओं को बांटते हैं। ठीक है, एक और आधार हम लोग बांध सकते हैं जीवाणुओं के वर्गीकरण के, फ्लैजिला की संख्या। ठीक है, किसकी संख्या? फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। तो अगर जीवाणु के पास एक कशाभिका है तो हम कहते हैं कि जीवाणु कैसा है? मोनोफ्लैजिलेटेड है। कैसा है? मोनोफ्लैजिलेटेड। और अगर दो कशाभिकाएं हैं, मान लीजिए यहां पे एक कशाभिका है तो मोनोफ्लैजिलेटेड, और अगर दो कशाभिका है तो डाईफ्लैजिलेटेड। इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं? जीवाणुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए चारों प्रकार जीवाणुओं के। ठीक है, सबको समझ में आया? और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना कैसी होती है? मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। एक सामान्य जीवाणु के संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और किस जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे? किसकी संरचना? एस्चेरिकिया कोलाई, जो हमारी आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला यह एक जीवाणु है, एस्चेरिकिया कोलाई। शॉर्ट में हम लोग इसको ई कोलाई भी कहते हैं। यह जीवाणु कैसा होता है? छड़नुमा होता है, रॉड शेप्ड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीवाणुओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? गोलाकार, कामा शेप्ड, छड़नुमा और कुंडलित। तो यह जो जीवाणु होता है कैसा होता है? छड़नुमा होता है। आइए देखते हैं जीवाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है, देखिए, तो यह एक सामान्य एस्चेरिकिया कोलाई का डायग्राम है। जीवाणु की संरचना में सबसे बाहर की ओर परत उपस्थित होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी परत होती है? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोसैकेराइड की। लाइपोसैकेराइड की प्रोटीन की परत उपस्थित होती है। ये जो बाहर आप सबसे बाहर की तरफ जो आवरण देख रहे हैं, ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। और यह क्या बनाता है? कैप्सूल का निर्माण करता है। तो सबसे बाहर क्या होता है? कैप्सूल होता है। यह एक कैप्सुलेटेड जीवाणु है। और ये कैप्सूल किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स का मतलब होता है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पीछे लगा सर मैं कुछ, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कैप्सूल की बात कर रहे थे। ये जो कैप्सूल होता है किससे बना होता है? लाइपोसैकेराइड से बना होता है। लाइपोसैकेराइड में दो पदार्थ होते हैं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखेंगे, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर जो कैप्सूल बना होता है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है।
कैप्सूल के नीचे आवरण जो उपस्थित होता है, जो लेयर उपस्थित होती है, वो होती है कोशिका भित्ति। और इसको आप लोग जानते हैं कि सभी पौधों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेलुलोज की कुछ मात्रा हो सकती है लेकिन कंप्लीटली सेलुलोज ये नहीं होता है। क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति और कैप्सूल के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस है, खाली स्थान है, खाली स्थान जहाँ पे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस। तो यहाँ पे खाली स्थान का मतलब ये नहीं कि वैक्यूम है, द्रव्य भरा रहता है, लेकिन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है उसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है कोशिका कला। क्या स्थित होती है, कोशिका कला। कोशिका कला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। ठीक है, कोशिका कला अर्धपारगम्य होती है। कोशिका कला के आर पार जल के अणुओं का क्या हो सकता है, आवागमन हो सकता है। तो कोशिका कला क्या करती है, जीवाणुओं के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ठीक है, और पूरे ये क्या करती है, कोशिका द्रव्य को घेर करके रखती है। कोशिका द्रव्य जिस द्रव्य को घेरे रहती है उस द्रव्य को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका कला से घिरे द्रव्य को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में जीवाणु के जो भी डीएनए हैं, राइबोसोम है, ये सभी संरचनाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए कोशिका कला एक स्थान पे क्या होती है, अंतर्वलित हो जाती है। अंतर्वलित होने का मतलब है अंदर की तरफ धंस जाती है और मुड़ करके एक संरचना, एक कुंडलित संरचना बनाती है। उस कुंडलित संरचना को मध्यकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यकाय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 2 का लेक्चर 2 का टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 2 अध्याय 2 में हम लोग ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले टॉपिक में हम लोगों ने मोनेरा या जीवाणुओं के लक्षण के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, और ये दूसरा लेक्चर है चैप्टर 2 का, ध्यान देंगे। आगे देखिए, तो जो कोशिका कला है यह अंतर्वलित होकर के एक कुंडलित संरचना बनाती है, इसको मध्यकाय कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है। जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कोशिका कला से घिरे कोशिकांग नहीं होते हैं, जैसे गाल्गी काय, लाइसोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका और केंद्रक यहाँ पे क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मध्यकाय होता है जिसको मीजोजोम कहते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम इसी मध्यकाय की सतह पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोशिका कला से घिरे कोशिकांग उपस्थित नहीं है और मुख्य रूप से जो केंद्रक है, केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो यह जो कोशिका होती है कैसी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और केंद्रक उपस्थित नहीं है। लेकिन केंद्र में, कोशिका के केंद्र में डीएनए स्थित होता है। क्या स्थित होता है, डीएनए। और यह डीएनए वृत्ताकार होता है। कैसा होता है यह डीएनए, वृत्ताकार डीएनए होता है।
इसमें कोई सिरा नहीं होता है। ठीक है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। सामान्यतः सभी जीवों में डीएनए या गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन जीवाणुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो केंद्र में स्थित रहता है। और जिस भाग में ये स्थित रहता है, ये जो घना भाग होता है, जो घना क्षेत्र होता है जहाँ पे डीएनए स्थित होता है, इस भाग को कहा जाता है केंद्रकाय। क्या कहते हैं इस भाग को? केंद्रकाय कहते हैं। ठीक है, यह केंद्रक नहीं है, क्या है? केंद्रकाय होता है। समझ में आया? आगे देखिए, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में कुछ संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, यह एक संचित भोज्य पदार्थ है। इसके अलावा यहाँ पे लिपिड, ठीक है, लिपिड भी संचित होते हैं। लिपिड और ग्लाइकोजन की छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं? कोशिका द्रव्य में फैली रहती हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए यहाँ पे राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। जो राइबोसोम पाया जाता है जीवाणुओं में, वह 70S प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, जीवाणुओं में क्या है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो मैसेंजर आरएनए की आवश्यकता होती है, और मैसेंजर आरएनए से ये राइबोसोम जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब ये मैसेंजर आरएनए से जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक ही मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही स्थान पे जुड़ गए हैं, इसलिए इस संरचना को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, जीवाणुओं के पास गमन करने के लिए कुछ कोशिकांग भी होते हैं। ठीक है, कुछ संरचनाएं होती हैं, और वो संरचनाएं क्या होती हैं? कशाभिका, ई कोलाई के पास गमन करने के लिए, ठीक है, क्या पाया जाता है? कशाभिका पाई जाती है, या फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिला एक धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका से बाहर निकली होती है। इसमें ये जो फ्लैजिला है, जो कशाभिका है, इसमें कुल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ध्यान देंगे, देखिए, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक। बेसल बॉडी, फिलामेंट और हुक होता है। देखिए, बेसल बॉडी जो होता है, ये सबसे नीचे का आधार वाला भाग होता है, जो कोशिका भित्ति और कोशिका कला से जुड़ा रहता है। यह डिस्क जैसी जो संरचना होती है, यह क्या होता है? ये होता है बेसल बॉडी। ठीक है, सबसे नीचे वाला आधारी भाग बेसल बॉडी कहलाता है। इसके ऊपर जो कैप्सूल और कोशिका भित्ति वाला भाग है, यहाँ पे जो भाग स्थित होता है, इस भाग को कहते हैं हुक। हुक क्या करता है? किसी चीज़ को पकड़ने में मदद करता है, तो यह हुक होता है, इसको हुक कहते हैं, जो कशाभिका को कोशिका से जुड़े रहने में मदद करता है। और कोशिका से बाहर जो एक लंबी संरचना होती है, हेयर लाइक, ठीक है, इसको कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट होते हैं कशाभिका के। यहाँ पे ई कोलाई में केवल एक कशाभिका पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे संख्या कितनी है? 1। अलग अलग जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या 2 या 4 हो सकती है। कशाभिका के अलावा इसकी सतह पे यहाँ पे छोटे छोटे, बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनको कहा जाता है पाइली। क्या कहते हैं इन्हें?
पाइली कहते हैं या पाइलस कहते हैं। ये जो संरचना होती है, यह संरचना जीवाणुओं को प्रजनन में सहायता करती है। ठीक है, दो जीवाणु आपस में इसी पाइली की या पाइलस की सहायता से जुड़ते हैं और क्या करते हैं, डीएनए का स्थानांतरण करते हैं एक दूसरे के पास। ठीक है, तो ये पाइलस किसमें मदद करता है, प्रजनन में मदद करता है, प्रजनन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये एक सामान्य संरचना थी जीवाणु की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।